नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोड एवं रासायनिक यानी वैद्युत रासायनिक सेल में, और ये लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल की पूर्ण क्रियाविधि और किस प्रकार ये कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्या है हमारा डेनियल सेल? मैंने पिछली वीडियो में आपको सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल और रासायनिक सेल इनके बारे में आपको बताया था। और आज की जो वीडियो हम लोग समझेंगे, इस वीडियो में जो हम लोग समझेंगे डेनियल सेल क्या है हमारी डेनियल सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल, डेनियल, हाँ ठीक है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होती है, हमें समझना है डेनियल सेल क्या होती है। तो देखिए डेनियल सेल क्या होती है, थोड़ा मैं सही से लिख दूं इसे। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आपको रचना। तो इसकी रचना हम लोग पहले लिखते हैं, रचना क्या है यानी किस प्रकार की सेल होती है, इसका मैकेनिज्म बाद में समझेंगे। और इसके पहले संरचना में क्या होता है, इसमें होता क्या है, दो अर्ध सेल होती हैं, दो अर्ध सेल, एक ये और ये हमारी क्या है, ये कोई पात्र है, इसमें मान लेते हैं Zn, इसमें जो विलयन भरा हुआ है इसमें मैंने विलयन भर दिया। और जो विलयन ये है हमारा ZnSO4 का है, ZnSO4 का है। और इसमें मैंने एक जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ये प्लेट, जिंक की एक प्लेट डाल दी, ये जो प्लेट है जिंक की है। अब ये हमारा बन गया अर्ध सेल, ये जो है हमारा बन गया अर्ध सेल। इस प्रकार एक और यहाँ पर सेल बनाते हैं, दिखाई पड़ा, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। एक यहाँ पर सेल बनाते हैं, एक ये पात्र है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार इसमें भी एक विलयन भरा हुआ है, इस पात्र में भी क्या है, एक विलयन भरा हुआ है। वो कौन सा विलयन है देखें, इस पात्र में जो विलयन भरा है वो हमारा है किसका, CuSO4 का है, CuSO4, CuSO4। ये जो विलयन है हमारा किसका है, CuSO4 का है। जब इसमें CuSO4 का विलयन और इसमें एक हम रिंग जो है, एक धातु की छड़ डाल देते हैं, एक प्लेट डाल देते हैं। ये जो प्लेट है, ये हमारी जो प्लेट है, यहाँ पर इसमें दूसरे कलर से दर्शा देता हूँ इस प्लेट को। ये देखिए, ठीक है। और ये जो प्लेट है हमारी Cu यानी कॉपर की है। और यहाँ पर ये प्लेट थी हमारी जिंक की थी, ये प्लेट थी हमारी जिंक की। और हमने अब क्या किया है, इन दोनों प्लेटों को मिला दिया है। इसमें क्या करते हैं, आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर जो मापता है कितनी धारा, यानी धारा को मापता रहता है, जो धारा के मान को क्या करता है, मापता रहता है, वो हमने एक यहाँ पर अमीटर लगा दिया। अब ये हमने जब अमीटर लगा दिया तो देखें क्या हो जाता है, यहाँ पर जब अमीटर लगाने के पश्चात ये, और इस प्रकार मैंने क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया। अब इसमें जो है हमें क्लियर करना है, एक कैथोड है और एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक कैथोड है और एक इलेक्ट्रोड है, इसमें हमें जांच करनी है कौन सा कैथोड है और कौन सा। और इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा एनोड और कैथोड। कैसे मानेंगे इसे समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही हम जिंक यानी Zn को ZnSO4 के घोल में, यानी जिंक को जब हम घोलते हैं कहाँ, ZnSO4 में, तो ये होता क्या है, जिंक हमारा यानी जिंक जो टूट जाता है,
जिंक Zn पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये मुक्त कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त। और इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है भैया, ऑक्सीकरण होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, उसी इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम देते हैं, उसको जो है नाम देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये ब्लर आ रहा है, चलो ठीक है, उसको नाम देते हैं एनोड, उससे हम लोग कहते हैं एनोड, यानी। और एनोड जो होता है इसमें नेगेटिव होता है, एनोड होता है हमारा नेगेटिव होता है। वो क्यों होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें जैसे जिंक Zn पॉजिटिव जो है, Zn पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं वो इस क्षण में रह जाते हैं और Zn पॉजिटिव हमारा विलयन में घुल जाता है, आयन रूप में क्या करने लगता है, घूमने लगता है, आयन के रूप में भ्रमण करने लगता है। इधर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही कॉपर क्या होता है, ये कॉपर, यहाँ ये वाला जो कॉपर है ये टूटता है किसमें, ये जो कॉपर है आपका Cu पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूटता है, SO4 2 नेगेटिव में टूटता है और Cu पॉजिटिव में टूटता है। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें देखिए जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये Cu2 पॉजिटिव इसमें क्या करता है, इसके साथ मिल जाता है, मतलब Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, या हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा Cu टूट जाता है, Cu क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देता है। इस प्रकार भी इसे समझ सकते हैं, जो हमारा Cu है वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देता है, किसमें, 2 इलेक्ट्रॉनों को जो मुक्त करता है विलयन में, और यहाँ पर हो जाता है Cu2 पॉजिटिव हो जाता है, Cu2 पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए ये Cu2 पॉजिटिव भैया, इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये Zn आपका जो था, यहाँ पर जो जिंक था वो क्या करता था भैया, जिंक जैसे मैंने इन दोनों को कनेक्टेड किया यानी जोड़ा, तो उस स्थिति में जिंक टूट गया Zn पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इस क्षण पर रह गए, इस प्लेट पर रह गए, और जो Zn पॉजिटिव है ये घूमने लगता है पूर्ण विलयन में, यानी पूर्ण ZnSO4 में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। जब ZnSO4 में घूमने लगा है और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए हैं, तो एनोड जो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो एनोड जो हो जाता है हमारा निगेटिव हो जाता है, एनोड निगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसे तो हम एनोड कहते ही हैं, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग कहते हैं एनोड, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन रह जाने के कारण इस पर ऋणावेश रहता है। एनोड पर एक ऑक्सीकरण यानी एक जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसीलिए हम लोग उसे कह देते हैं, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड हो जाता है ऋणावेशित। यहाँ पर देखिए भैया Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव हमेशा आयन बनता रहता है, Cu2 पॉजिटिव, इसमें क्या होता है Cu और यहाँ पर Cu2, और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है भैया, Cu2 पॉजिटिव जो है इसका, ये वाला Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और बना लेता है Cu, या 2 इलेक्ट्रॉनों को, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, पॉजिटिव, इसने मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका हो, ये दे चुका है। अब हमने क्या किया, इसे पुनः 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यह पुनः अपनी स्वतंत्र अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, यानी अपचयन हुआ है, यहाँ पर जो हुआ है हमारा अपचयन हुआ है। जब अपचयन हुआ है तो इसका मतलब इसको हम लोग कह देंगे कैथोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। ध्यान रखना, जहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा उसे हम लोग कहेंगे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग कहेंगे एनोड। और ध्यान रखें ये आपका कैथोड पॉजिटिव कैसे होगा, देखिएगा भैया, इलेक्ट्रॉन हमेशा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है और
Cu2 पॉजिटिव के साथ क्रिया करके Cu+ बना लेता है, यानी ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ पर हमेशा होता रहता है, यानी क्रिएट होता रहता है Cu2 पॉजिटिव, तो ये हो जाता है हमारा धनात्मक। सपोज के करने के लिए भैया मैंने आपको क्या बताया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इसमें मुक्त कर देता है। मैं फिर समझो, ये Cu टूटता है, ये वाला Cu 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2 आयन में, Cu2 आयन इसमें ही रह जाता है, Cu2 आयन इसमें ही रह जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इस विलयन में घूमने लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस विलयन में घूमने लगे। अब देखिए अगली क्षण क्या हुआ, अगले क्षण भैया फिर ये Cu टूट जाएगा भाई, जैसे कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये Cu2 कंप्लीट हुआ भाई, मैंने क्या बताया, फिर एक बार समझो इसे विधिवत रूप से। भैया Cu टूटता किसमें है, सबसे पहले टूटेगा Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, मुक्त करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर दिया, और अब की बार यहाँ से इससे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, यहाँ से इससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। देखिए Cu और 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव है ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने जो है, जैसे ये Cu2 पॉजिटिव में टूटा और यहाँ पर इस क्षण पर रह जाता है, Cu2 पॉजिटिव रह जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस विलयन में छोड़ देता है, यानी इस घोल में क्या करता है, छोड़ देता है। और इसी के विपरीत क्रिया यहाँ पर हुई है, इसने यहाँ पर क्या किया, जिंक जो है, यहाँ पर जिंक जो है इस विलयन में घुल गया, विलयन में जिंक घुल गया यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर रह गए, इलेक्ट्रॉन प्लेट पर रह गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव प्लेट पर है, तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव यानी धनात्मक है, 2 आयन कैसे हैं, धनायन हैं, तो ये हो जाता है हमारा धनात्मक। और ये कैथोड क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर अपचयन हुआ है भैया, ये Cu2 पॉजिटिव रह गया था इलेक्ट्रोड पर, Cu2 पॉजिटिव भाई इलेक्ट्रोड पर रह गया था, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इससे प्राप्त हो गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त हुए तो ये पुनः स्वतंत्र अवस्था में Cu में आ गया, और उसके पश्चात क्या होता है, Cu पुनः टूट जाता है। Cu क्या करता है भैया, जैसे टूटता है Cu टूटता है पुनः इस विलयन में, किसमें टूट जाता है, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में दोबारा टूट जाता है। तो यहाँ पर जिंक अब इस अभिक्रिया को पूर्ण, भाई ऐसे तो हमारी अर्ध अभिक्रिया रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से भाई एक ऐसी भी तो स्थिति आ जाएगी जब यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड बिल्कुल आयनित होकर के यानी इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, तो ऐसी भी स्थिति आ जाएगी जिंक के पास कोई भी मेटल, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जिंक इलेक्ट्रोड के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नली लाते हैं, एक यू आकार की, इस प्रकार की एक नली होती है, देखें इस प्रकार की एक नली होती है, ये जो है ये नली होती है, और इस नली में लवण जैसे KCl है, KI है, NH4OH है और इत्यादि, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो है लवण सेतु जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लवण सेतु है। मैंने क्या किया, इसमें इन दोनों को जोड़ने के लिए, और इस चित्र को आप लोग बना लेंगे, इस चित्र को बनाइएगा, विद्युत स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, अब स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लें, एक एक पार्ट को क्लियर तरीके से समझेंगे। मैंने क्या बताया, अब ये जब लवण सेतु आ गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसी बढ़ गई भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cu2 भाई देखो, जैसे Cu कंप्लीट होता है और तुरंत टूट जाता है Cu2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, धनायनों की संख्या बढ़ेगी, तो धनायनों की संख्या जब बढ़ जाती है तो इसके उदासीन को, यानी इसे उदासीन रखने के लिए क्लोरीन क्या करता है, इधर आ जाता है। क्लोरीन भैया जो KCl ले लें या KI ले लें, NH4OH, ये आपके सभी लवण हैं, इन सभी को हम ले सकते हैं। अब जैसे ये इधर आते हैं, 2 मिनट के लिए,
और इस चक्र को पूर्ण रखने के लिए इसमें होता क्या, KCl, क्लोरीन हमारा इधर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर धनायनों की संख्या ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर धनायनों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, तो ये हमारा Cu दोबारा बन जाएगा। Cu क्या होगा, दोबारा बन जाएगा। और यहाँ पर भाई दोबारा समझ लेते हैं इसे, मैं दोबारा फिर रिएक्शन से करके बताता हूँ और एक एक वर्ड को समझेंगे। सबसे पहले प्रथम रिएक्शन में क्या होता है, Cu टूटता है। Cu जो है टूटता है, Cu 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त कर देता है। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, मुक्त करता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, मुक्त कर दिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त करता है, तो इसमें होता क्या है, ये भाई इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस विलयन में घूमने लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस विलयन में घूमने लगते हैं और ये Cu2 पॉजिटिव यहीं पर रह जाता है। Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पर ही रह जाता है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में ही प्राप्त होंगे, इसे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में प्राप्त हुए, तो मतलब Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो दोबारा फिर बन गया ये Cu। दोबारा क्या हुआ, ये फिर बन गया Cu। भैया जब दोबारा Cu बन गया और ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बराबर यहाँ पर आते रहते हैं, बराबर नीचे आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस लवण सेतु के जरिए आते हैं, लवण सेतु के जरिए, और इससे क्रिया कर लेते हैं Zn प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाते हैं, तो पुनः ये Zn बन जाता है। पुनः क्या होता है, ये Zn बन जाता है। अच्छा, ये क्रिया बार बार चलती है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर ये जो है ये वाला इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, यहाँ पर धीरे धीरे कटता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं और वही इलेक्ट्रॉन इधर चस्पा होते रहते हैं, इधर चस्पा होते रहते हैं। इसका जो है एरिया, इस पर पदार्थ जम जाता है। इस प्रकार इस पर क्या होता है, पदार्थ जम जाता है। ये वाला इलेक्ट्रोड धीरे धीरे कटता रहता है, इस प्रकार ये ऐसे ऐसे कट जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया पहले पॉइंट में, समझो मैंने क्या बताया, मैं इसे दोबारा फिगर से फिर बताता हूँ, क्योंकि यदि आप लोग ये समझिए, आज की जो वीडियो में सिर्फ डैनियल सेल ही समझेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं दोबारा फिर फिगर से समझाता हूँ इसे। देखें मैंने क्या बताया, इसमें होता क्या है, 2 अर्ध सेल होती हैं। पहली एक ये अर्ध सेल होगी भैया, पहली अर्ध सेल ये होगी, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, ये मैंने अर्ध सेल बना ली, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये हमारी अर्ध सेल हो गई, इसमें एक विलयन घुला, ये पात्र है, अभी तक अर्ध सेल नहीं है। इसमें एक विलयन घुला है, जो विलयन है हमारा ZnSO4 का। ये विलयन किसका है, ZnSO4 का है। और इसमें मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, ये एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, जिंक का है। ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा जिंक का है। ठीक है, इस प्रकार मैंने क्या किया, इसे बंद कर दिया। अच्छा, बंद करें चाहे ना बंद करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक दूसरा पात्र लेते हैं, ये मैंने दूसरा पात्र ले लिया, ये कोई दूसरा पात्र है, और इस पात्र में क्या है, एक विलयन भरा हुआ है, जो विलयन है CuSO4 का है। ये जो विलयन है CuSO4 का है। अब हमने क्या किया, CuSO4 में एक इलेक्ट्रोड और डाल दिया, यानी धातु की छड़ डाल दी। वो जो छड़ थी वो हमारी Cu यानी कॉपर की थी, और इसको भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा खुला रखेंगे। अब इन दोनों को क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया, यानी जोड़ दिया। इस प्रकार मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर एक वोल्टामीटर या अमीटर लगा देते हैं। यहाँ पर एक अमीटर जो धारा को मापता रहे, धारा को मापता रहे, यानी इसके विभव को क्या करता है, मापता रहता है। वो चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी। अब जैसे ही होता क्या है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इसमें भाई Zn और ये जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिंक सल्फेट में जैसे ही हम जिंक का इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो ये जो जिंक है आपका,
जिंक जो है आपका टूटता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या क्रिया होती है, जिंक जो है आपका टूट जाता है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये मुक्त कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है भैया, मुक्त कर देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है और जो आपका ये जिंक है, जिंक पॉजिटिव विलयन में भ्रमण करने लगता है, जिंक 2 पॉजिटिव, यानी जिंक 2 पॉजिटिव विलयन में घूमने लगता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इस इलेक्ट्रोड पर। अब इस रिएक्शन से क्या लग रहा है, इस रिएक्शन से देखो, इस रिएक्शन से आपको लग रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो है हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण है तो मैंने आपको बताया था जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। इसको नाम देंगे एनोड। और एनोड होगा हमारा निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये हुई हमारी किस पर क्रिया, एनोड पर हुई। ये जो क्रिया हुई हमारी एनोड पर हुई है, ठीक है, एनोड। ये और एनोड जो होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। एनोड पर जो आवेश है हमारा वो ऋणात्मक है। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या होता है, ये Cu जब CuSO4 में जाता है तो ये क्रिया अलग टाइप में करता है। ये CuSO4 भी होता क्या है भैया, टूटता है किसमें, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में ये टूटता है। अभी इसने दान नहीं किए हैं, अभी क्लियर नहीं है। अब ये जैसे ही टूटता है टूटने के पश्चात यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव तो इस विलयन में भ्रमण करने लगता है, परंतु यहाँ पर ये Q+ यानी Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पर ही रह जाता है, Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पर ही रह जाता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, ये जो है विलयन में भ्रमण करने लगते हैं, विलयन में घूमने लगते हैं। अब देखिए भैया इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से इधर चल देते हैं। तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, इन इलेक्ट्रॉनों ने Cu2 पॉजिटिव से क्रिया की। भैया ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर चुका है। जब ये दान कर चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन इसे फ्री के मिल रहे हैं तो ये क्या करेगा, इनको अपनी ओर रख लेगा, तो पूर्ण रूप से आ जाएगा Cu बन जाएगा। ये क्या हुआ, Cu बन जाएगा। अब थोड़ा समझो भैया, ये जो क्रिया हुई है हमारी कैथोड पर हुई है, किस पर हुई है, कैथोड पर। इसका मतलब ये है Cu ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। जब रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम लोग कह देंगे, ये जो है हमारा हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। और कैथोड होगा कैसा भैया, देखो Cu2 पॉजिटिव, और जो ये भी हमारा बना इसे भी किसी की जरूरत नहीं है, यानी Cu बन रहा है। और यहाँ पर ये देखें Cu2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये भैया धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मैंने कैसे बताया भैया, Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, यहाँ पर केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इस प्रकार ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कैथोड क्या होगा, धनात्मक होगा और एनोड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैथोड धनात्मक और एनोड ऋणात्मक होगा। तो ये होता है। अब भाई एक ऐसी स्थिति आ जाएगी भैया, यहाँ पर जब भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन बराबर जाते रहेंगे, यहाँ से बराबर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक ऐसी भी तो स्थिति आएगी भैया, इसका जो पदार्थ धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। इसका पदार्थ धीरे धीरे मान लेते हैं ये कम होने लगेगा, इस प्रकार ये कट जाएगा, इतना जो है सब टोटल भाग कट जाएगा। और वही भाग इधर क्या हुआ, चस्पा हो जाएगा जाकर के, इस प्रकार ये इस पर एकत्रित होता रहेगा। मतलब यहाँ से आएगा और इस पर निक्षेपित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और इस पर अवक्षय हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। मतलब अवक्षेपित मतलब होता है जम जाना, अवक्षेपित मतलब होता है जम जाना। तो इस पर क्या होगा, ये जम जाएगा। जब ये इस पर जमेगा तो एक ऐसी भी तो स्थिति आ जाएगी जब इसके पास बिल्कुल जिंक नहीं, यानी जिंक जो है आयनित होने के लिए ही नहीं रह जाएगा। भाई एक ऐसी भी तो स्थिति आ जाएगी जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएंगे तो इसका मतलब क्रिया होगी नहीं। तो इस अभिक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक युक्त लगा देते हैं। वो हमारी युक्त क्या है, देखें, ये हम लगा देते हैं युक्त, ये जब ये युक्त लगाते हैं और इस युक्त को हम लोग बोलते हैं नली जो है, इसमें लवण भरा होता है। इस जो नली में क्या होता है, लवण भरा होता है। वो लवण क्या क्या हो सकते हैं, KCl हो सकता है, KI हो सकता है, NH4OH हो सकता है और इत्यादि, यानी और कई लवण हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या भैया, अब देखिए यहाँ पर ये बराबर टूटता रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते रहेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पर प्रोटॉनों यानी धनायनों की संख्या और यहाँ पर ऋणायनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको उदासीन, भाई यहाँ पर उदासीन बनाए रखने के लिए, जैसे मान लेते हैं लवण सेतु में हमने KCl का प्रयोग किया है, यहाँ पर KCl का प्रयोग किया है, तो KCl क्या करता है भैया, इधर इसे क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर K पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है, K पॉजिटिव आ जाता है और 2 निगेटिव हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। यानी लवण सेतु से K आ जाता है जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देखता है, यानी जिधर ऋणायन है वहाँ पर हमारा लवण सेतु से धनायन आ जाता है, और जहाँ पर प्रोटॉन है इधर क्या है भैया, धनायन ज़्यादा है, तो यहाँ पर Cl जो निगेटिव है वो इधर आ जाता है, Cl निगेटिव। और यही क्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जिससे हमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो ये सब क्रियाकलाप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी संरचना, ये चित्र बनाइएगा, पहले इसे विधिवत रूप से बना लें और जो मैंने डायरेक्शंस लिखवाई हैं उनको लिखेंगे। पहले संरचना डालें हेडिंग, अभी इनको सिर्फ चित्र बनाइएगा और फिर संरचना हेडिंग डालिए, फिर आपको बताते हैं। चित्र बनाओ पहले, उसके बाद संरचना हेडिंग। संरचना में क्या लिखना है, इसमें 2 पात्र या 2 अर्ध सेल होती हैं। इस सेल में 2 अर्ध सेल होती हैं जिन्हें चित्रानुसार जोड़ा जाता है, इन सेलों को जोड़ने के लिए एक U आकार की नली लगाते हैं। एक ये वाली जो नली है U आकार की नली लगा देते हैं, जिसे हम लोग लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जिसे कहा जाता है लवण सेतु। ये हो जाएगी हमारी संरचना। और ये, और इससे बढ़ाना चाहूँ तो ये भी लिख सकते हैं, एक पात्र में जिंक सल्फेट का घोल होता है और एक पात्र में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का घोल होता है, और इसमें जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड पड़ा होता है, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड पड़ा होता है। ये सब कुछ लिख सकते हो चाहो तो, मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया, बहुत छोटे तरीके से बता दिया। अब ये संरचना में लिखने के पश्चात अब इसमें लिखना क्या, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, उसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं। और उसके बाद जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे अपचयन अर्ध सेल कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अर्ध सेल। अब यहाँ पर लिखना है, इन दोनों अर्ध सेलों में Zn2 पॉजिटिव तथा Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता इकाई में होती है, यानी एकांक होती है। सांद्रता का मतलब इसमें विलयन जो लिया जाता है, इसमें एकांक जिंक होती है, यानी 1 लीटर विलयन में मान लेते हैं 1 लीटर विलयन में हमने 1 ग्राम
या 100 ग्राम जिंक डाल दी, जो कि हो जाएगी हमारी एकांक। इसी प्रकार यहाँ पर भी इनमें क्या होता है, जिंक पॉजिटिव और क्यू कॉपर पॉजिटिव, यानी जिंक आयन और कॉपर आयन, इनकी सांद्रता क्या होती है, एकांक होती है। इनकी जब सांद्रता एकांक है तो इनका जो वोल्ट होता है, इनका जो वोल्टी विभव जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, सिर्फ वोल्ट होता है। और इस सेल को, यानी इस सेल को हम क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात यहाँ पर लिख लेना क्रियाविधि, हेडिंग डाल लेना क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर लिख लेना एनोड पर क्या क्रिया होती है, Zn टूट जाता है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त कर देता है। ये आपको थ्योरेटिकल लिख लेना है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण या जिंक जो है टूट जाता है, Zn2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देता है, और जिसमें Zn पॉजिटिव जो होता है विलयन में घुल जाता है, यानी विलयन में भ्रमण करता है, और ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोड पर रह जाता है। ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड पर रह जाता है। इसके आगे क्या लिखना है, कैथोड पर क्या होती है रिएक्शन, कैथोड Cu2 पॉजिटिव होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करके ग्रहण करके बन जाता है Cu, यानी इस पर क्या होता है, अपचयन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी Cu क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये आपको मैकेनिज्म में लिखना है, इसकी क्रियाविधि में, और इसके आगे और चाहो जो मैंने अभी बताया था टोटल वो भी लिख सकते हो। अब देखें, इन दोनों सेलों को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है इन दोनों सेलों की अभिक्रियाओं, यानी अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं को जोड़ लें, अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं का योग ही होता है सेल अभिक्रिया, यानी अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं के योग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं, सेल अभिक्रिया। अच्छा, इसमें एक कार्य और कर लें, इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा, स्थितियाँ डाल लेना, चाहना तो डाल देना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसमें एक गैल्वेनिक सेल जोड़ दें, गैल्वेनिक सेल मैंने मान लेते हैं ये जोड़ दी, इसमें एक गैल्वेनिक सेल जोड़ दी, ये देखिए, ये हमने गैल्वेनिक सेल जोड़ दी। आपका बुक में फिगर विधिवत रूप से थोड़ा अच्छी तरीके से बना लेना भाई, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये हमने गैल्वेनिक सेल जोड़ दी। और इस सेल का अभी मैंने बताया था, क्योंकि एकांक मोलरता यानी सांद्रता क्या है, एकांक है, तो इसका वोल्ट यानी विभव हो जाएगा 1.1 वोल्ट हो जाएगा। और हम क्या करें, इसमें कोई ऐसी सेल जोड़ दें, जिसका जो विभव है, यानी जिस सेल का विभव जो है हमारा 1.1 वोल्ट से कम हो, यानी ये जो सेल जोड़ी है, इस गैल्वेनिक सेल का जो विभव यानी वैद्युत वाहक बल मान लेते हैं, वैद्युत वाहक बल जो है कम है किससे, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हमने क्या किया, डैनियल सेल में एक गैल्वेनिक सेल जोड़ी, और गैल्वेनिक सेल में था क्या, पहली स्थिति में मैंने आपको बता दिया, पहली स्थिति में क्या था, इसका जो वैद्युत वाहक बल था इसके वैद्युत वाहक बल से कम था। इस स्थिति में क्या होता है, जिंक से यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाते रहते हैं। इस स्थिति में भी क्या होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाते रहते हैं, और धारा प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता रहता है, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रवाह होता रहता है, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति भैया, पहली स्थिति में मैंने क्या बताया, जब 1.1 वोल्ट से कम होता है हमारा गैल्वेनिक सेल का वोल्ट या विभव, उस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जाता रहता है, यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, और धारा का प्रवाह इस साइड से हो रहा है। यदि हम कर दें इलेक्ट्रॉन को, अब अगली स्थिति मैंने मान ली, ये जो इसका वैद्युत वाहक बल E है वो बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, तो इस स्थिति में
इस स्थिति में क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है। कब, जब E बराबर हो गया 1.1 के, इस स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। यदि मैं क्या कर दूं, E को ज़्यादा कर दूं, यानी इस गैल्वेनिक सेल के वैद्युत वाहक बल को मैंने ज़्यादा कर दिया 1.1 वोल्ट के, 1.1 वोल्ट से मैंने जब ज़्यादा कर दिया, तो इसमें क्या हो जाता है, ये पूर्ण रिएक्शन हमारी उल्टी हो जाती है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाने लगता है इस साइड में और धारा इधर से प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये कुछ हुई हमारी रिएक्शंस। अब देख लेते हैं लवण क्षेत्र से संबंधित कुछ पॉइंट, लवण क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसे मैं रफ करता हूँ, हेडिंग डालेंगे लवण क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या लवण क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु, ये डालें हेडिंग, लवण क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखना है, लवण क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु में आपको पहला पॉइंट जो आपका रहेगा, पहले पॉइंट में लवण क्षेत्र क्या करता है, दोनों सेलों के परिपथ को पूर्ण करता है, यानी बंद परिपथ बनाने का कार्य करता है। दोनों यानी लवण क्षेत्र डैनियल सेल को, लवण क्षेत्र डैनियल सेल को बंद परिपथ बनाने का कार्य करता है, बंद परिपथ बनाने का कार्य करता है। नंबर दो, ये दोनों अर्ध सेलों को उदासीन, मैंने बताया था उदासीन बनाए रखता है, उदासीन बनाए रखता है। और इसके आगे लिखिए नंबर 3 में, यह दोनों अर्ध सेलों के विभव को न्यूनतम रखता है, यानी कम से कम रखता है। विभवांतर यानी इन दोनों के बीच विभवांतर ज़्यादा नहीं होने देता, जिससे क्रिया हमारी बराबर क्या होती रहती है, चलती रहती है। यदि कम ज़्यादा विभवांतर हो जाएगा तो ये क्रिया ज़्यादा देर तक हमारी चलेगी नहीं। तो लवण क्षेत्र क्या करता है भैया, इसमें विभव को क्या करता है, न्यूनतम रखने का कार्य करता है। और देखें लवण क्षेत्र एक कार्य और करता है, धनायन की अधिकता होने पर, धनायन की अधिकता होने पर ऋणायन को प्रदान करता है, धनायन की अधिकता होने पर ऋणायन को प्रदान करता है और ऋणायन की अधिकता होने पर धनायन को प्रदान करता है। लवण क्षेत्र धनायन की अधिकता यानी किसी अर्ध सेल में, ध्यान रखना, किसी अर्ध सेल में धनायन की अधिकता होने पर ऋणायन प्रदान करता है और ऋणायन की अधिकता होने पर धनायन प्रदान करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, लवण क्षेत्र टूट जाने से, यदि टूट जाए लवण क्षेत्र तो इन दोनों अर्ध सेलों का विभव एकदम शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। चलो ये तो हमारा लवण क्षेत्र हुआ। इसके पश्चात डाल लेते हैं